का आज के इस खूबसूरत सी क्लास में, जिसमें मैंने आपसे वादा किया था कि मेरे दोस्त आप सभी को पूरे 500 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आऊँगा। और वो क्वेश्चन होगा जो आपके पूरे बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यह क्लास सुबह 11 बजे चलने वाली थी। साथियों, आपको जान कर के हैरानी होगी कि आज मुझे जितनी परेशानी हुई है क्लास को लेने के लिए, और परेशानियों को मैं झेलते झेलते मैं इस समय लाइव आया हूं, और अभी भी बहुत ही कोशिश करने के बाद ये हो पाया है। सबसे पहले तो मैं बता दूं मेरे दोस्त कि एक अचानक से सुबह की एक घटना आ गई मेरे सामने। अभी मैं सोया हुआ ही था, हालांकि 3-3:30 बजे तो सोया आपके लिए कंटेंट जो भी है रेडी वगैरह करके। तब तक पता चला कि मेरे एक बहुत ही करीबी मेरे पड़ोसी के डेथ हो गई है, उनकी वाइफ की। उसके बाद से मैं वहाँ से होके आया। अभी मैं जाना भी है वहाँ पे फिर से कि मैं क्लास ले पाऊँ। उसके बाद से जब मैं आया तो यहाँ पे वाईफाई चली गई, वो नहीं आ रही है, अभी भी नहीं आई हुई। तो कैसे भी करके मोबाइल से कनेक्ट किया हूँ। दूसरी चीज़ ही कि कैमरे में प्रॉब्लम आ गया कि फेस ठीक से नहीं दिख रहा था। सारी परेशानियाँ आ गई, लेकिन मैंने भी आज ठान लिया। आज देखते हैं कि परेशानियाँ मेरे पास कितनी आती है, लेकिन मैं उसे झेलूँगा, मैं उसे करके दिखाऊँगा। तो एक बार मुझे बताना है कि कैमरे की क्वालिटी से लेकर के सब कुछ आपको सही जा रही है नहीं जा रही है, क्योंकि मुझे भी नहीं पता है। और इंटरनेट में हो सकता है कभी आने वाले मतलब कि इसमें क्लास में दिक्कत हो सकती है, लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि दिक्कत ना हो। और सारे बच्चों को पता था कि क्लास 11 बजे चलेगी, लेकिन यह क्लास लगभग अब 12:45 बजने वाली है। अब स्टार्ट में किया हूँ, और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मैं अभी तक ब्रश भी नहीं किया हूँ, है ना मेरे दोस्त। लेकिन क्लास हम लोग को करना है, हर हाल में पढ़ना है। इसके लिए प्लीज़ एक बार शेयर कर दीजिए। आप लोग से हाथ जोड़ करके मेरी विनती है कि आप लोग यदि पूरी तरीके से अगर आज समय से भी अड़े रहे तो मैं बिना खाए बिना ब्रश किए पूरे 500 क्वेश्चन कराऊंगा। देखते हैं कि आप लोग के अंदर कितनी क्षमता है, कितनी परेशानियां आती है, क्या उसे आप झेल पाते हो मेरे जैसा। मैं क्लास में आने से पहले एक मोटिवेशन लाइन कहता हूं, लेकिन आज सबसे बड़ी मोटिवेशन तो मैं ही हूं आपके लिए। तो आप तैयार हो तो मैं क्लास की शुरुआत करूं। क्लास में वीडियो जो अच्छे तरीके से पहुंच रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है, एक बार मुझे बता देना। सही है, स्टार्ट करें। चलिए, बहुत बढ़िया, सुंदर तरीके से। यस सर, आवाज वार का सब कुछ आ रहा, सब ठीक है सर। चलो, सब सही है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मेरे दोस्त मैथ्स के क्वेश्चन। और देखो, मैथ्स के क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन कराएंगे। इसी तरीके से सारे सब्जेक्ट की 100 क्वेश्चन कराएंगे, और 5 सब्जेक्ट में पूरे 500 क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है, बशर्ते आप कहां तक आज सफल हो पाते हैं, कहां तक आप मेरा साथ दे पाते हैं, ये मुझे देखनी है। दूसरी चीज तो ये है कि जितना बच्चे को जोड़ियो, फटाफट से शेयर करियो जल्दी से। और इस तरीके से 5 मॉडल पेपर हम लोग करेंगे, सभी सब्जेक्ट का एक एक मॉडल पेपर। तो सबसे पहले हम लोग मैथ्स की बात करेंगे। मैथ में 100 क्वेश्चन करेंगे, फिर हम लोग हिंदी या फिर साइंस कहोगे तो जो भी सब्जेक्ट कहोगे वो लेके आएंगे। तो सबसे पहले इन सभी सारे प्रश्नों का जवाब देना फटाफट तरीके से, बहुत ही सुंदर तरीके से। ठीक है मेरे दोस्त, चलो सबसे पहला क्वेश्चन देखना, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है मेरे दोस्त। और क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या। अब देखो, अभाज्य संख्या वैसी होती है जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगती है। बोलो फटाफट से क्या हो जाएगा। सर कहोगे कि यहां से ऑप्शन जो 13 दिया हुआ है, सी नंबर, ये आपको ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही जवाब हो जाएगा। बोलो यस या नो। कह रहा है कि सर पहले नाश्ता कर लिए। नहीं मेरे दोस्त, मैंने भी आज ठान लिया है, क्योंकि परेशानियां जब मेरे साथ आती है ना, मैं इससे लड़ता हूं, मैं भगता नहीं हूं। तो मैंने ठान ही लिया कि भाई साहब बिना ब्रश किए, मैं भाई कसम से कह रहा हूं यार कि मैं ब्रश तक नहीं किया हूं, सुबह से लगा हुआ हूं कि मुझे क्लास लेनी हर हाल में। तो मैं ठान लिया हूं कि जब तक हम क्लास लेंगे नहीं तब तक कुछ करने वाले नहीं हैं। तो मैं फाइनली आ चुका हूं और आपके सामने। ठीक है, आराम आराम से पढ़ाएंगे बहुत ही सुंदर तरीके से। लेकिन एक बार प्लीज मैं शेयर करना चाहता हूं आप सभी की, कि आप लोग शेयर कर दो, क्योंकि बच्चों को पता नहीं है। कह रहे कि यदि ए और बी अभाज्य संख्या हो तो ए बी का लसा क्या होगा। देखो मेरे भाई, जब भी कह दी कि हम अभाज्य संख्या हैं तो कुछ नहीं क्या करेगा तारा, वो दोनों संख्या के गुणा कर दिया, यानी कि ए गुणे बी कर दोगे। ए गुणे बी का मतलब हो गया मेरे दोस्त ए बी। और ए बी कहां पे ऑप्शन है, सी नंबर। किसका किसका ऑप्शन सी आया है, एक बार बताना। बहुत बढ़िया मेरे दोस्त, लगभग 400 बच्चे आ चुके हैं। तो एक बार शेयर करिए, कम से कम 1000 बच्चों को जोड़ दीजिए, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले। और इतनी मुझे आज दिक्कत हुई तो आप लोग तो शेयर करके मुझे खुश कर सकते हो, और क्लास में बने रहना। ठीक है मेरे दोस्त, चलो अगले क्वेश्चन का जवाब के बताइए, फटाफट से बता दो मेरे दोस्त जल्दी से। अगला क्वेश्चन बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन है।
और सुंदर सा क्वेश्चन बस ये कह रहा है कि किसी समकोण त्रिभुज में यदि एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है तो पहली भुजा के सामने का कोण जो है वह समकोण होता है। यह बात किसने कह दिया था, यह किसने कहा था? तो मेरे दोस्त आप कहोगे सर क्या हो जाएगा? सर थेल्स नहीं, पाइथागोरस। पाइथागोरस में भी क्या होगा? पाइथागोरस का विलोम होगा, यानी ऑप्शन मेरे क्या दोस्त हो जाएगा? डी नंबर। बहुत बढ़िया। आप अवसाद जी, सोनी जी, राजेश जी, सत्यम बाबू, बहुत बढ़िया, क्या बात है, मधु कुमारी, बहुत ही सुंदर। ठीक है मेरे दोस्त, अगला ये देखो, ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है और क्वेश्चन कह रही है कि बिंदु 4,6 और -4,6 दोनों अवस्थित है। अब ये दोनों कहां पे अवस्थित है? देख मेरे भाई, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे ना, सबसे पहले तो इसको अच्छे से समझना होगा। ये इस तरीके से आपका तल होता है, आप सभी जानते हैं कि इधर दाईं ओर क्या होता है? एक्स होता है मेरे भाई, ऊपर आपका वाई होता है, नीचे का -y होता है और बाएं तरफ का माइनस का एक्स होता है। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि सबसे पहले कह रहा है 4,6, तो सबसे पहले x का वैल्यू, फिर 6 का, तो 4 किधर हो सकता है? मैं मान सकता हूं 4 इधर होगा x के तरफ, और y का मान किसमें? पहले वाली रेखा में 6 है, तो ये हो सकता है यहां पे 6। ठीक है, तो इसको मैं यहां से इसको मैं मिला देता हूं, सही है, चलो मैं इसे मिला दिया। जब ये मेरे दोस्त मिल गया, मेरे दोस्त जब मिल गया तो दूसरे वाले को भी हम लोग करेंगे। तो दूसरा कह रहा -r, अब -r कहां हो सकती है? हम लोग का -r इधर हो सकती है, मैं लिख दिया। -6 किधर हो सकती है? तो -r मेरा इधर हो सकती है, इधर -6। अब मैं इसे, इन दोनों पॉइंट्स को मैं यहां से मिला देता हूं। अब जब मैं मिलाता हूं तो देखो क्या चीज हमें मिल रही है। क्या यह y अक्ष पे है? गलत है भाई, ये नहीं है। क्या यह x अक्ष पे आ रहा है? दोनों रखाएं, नहीं। क्या यह x अक्ष के दोनों आ रहा है? नहीं भाई, यह y अक्ष के दोनों आ रहा है। यस, देखो y इधर भी है, y इधर भी, ये दोनों के y अक्ष के अंदर आ रहा है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा इसका डी नंबर। ये बहुत ही सुंदर तरीके से आप लोग को समझना होगा। ठीक है मेरे दोस्त, यस, प्लीज एक बार शेयर करना। जितने बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, एक बार चैनल को यार सब्सक्राइब करो और पूरे 500 क्वेश्चन का मेरे साथ दो, ताकि मैं पूरे 500 क्वेश्चन करा पाऊं, है ना। चलो 11 बजे से क्लास हुई होती तो अभी तक तो लगभग समाप्त हो गया होता क्लास, लेकिन क्या ही करें, नहीं हो पाया। लेकिन आगे से ये सारी परेशानियां नहीं होंगी। ये ऐसा नहीं कि परेशानियां अगर आज आती है तो वह हमेशा बनी रहेगी। परेशानियां से लड़ना चाहिए, उससे भागना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए। यदि मैं डर गया होता तो आज इस समय आपकी क्लास नहीं लेता। मैं ऐसा सोचता, चलो 11 बजे बच्चों को बोले थे, यार बच्चे 11 बजे वेट कर रहे थे, चले गए होंगे, नहीं पढ़ाई करेंगे, मैं नहीं आऊँगा। तो ये 500-600 बच्चे जो आ गए लाइव में, ये तो नहीं पढ़ पाते ना। हो सकता है कि बाद में आप अगर शेयर करोगे उन बच्चों के पास, तो उन बच्चों के पास टाइम होगा आकर के फिर से पढ़ाई करना लग जाए, है ना। तो भाई साहब, वो जो समय था उससे दिक्कत को छोड़ दो, आगे लड़ो। मैं इसे मोटिवेट कर रहा हूँ भागी, ताकि आप भी अच्छा कर सको। ठीक है मेरे दोस्त, लेकिन जितने भी बच्चे आ रहे हो प्लीज आप बने रहो। ठीक है मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या इतना क्या है? ये तो देख रहे हो कि भाई साहब 2.13113 ऐसा जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि भाई साहब इसका कोई अंत नहीं है। तो जब अंत ना हुई तो क्या सीधी सी कह दिया बाबू कि वो अपरिमेय संख्या हो जाए, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि सभाज्य संख्या का मसा कितना होता है? मेरे दोस्त सभाज्य संख्या का मसा कितना होता है? सिर्फ 1 होता है। सारे सब्जेक्ट का करने वाले हैं, एक मॉडल सेट करेंगे हम लोग, यानी कि 5 सब्जेक्ट का 5 मॉडल पेपर करेंगे, 100 क्वेश्चन, यानी कि हो जाएगा हम लोग का 500 क्वेश्चन। ठीक है, सही है, तैयार हो? यस, तो एक बार शेयर कर रहे हो, मजा नहीं आ रहा है, शेयर नहीं कर रहे हो। यस मेरे दोस्त, शेयर कर दो। अगला मेरे दोस्त क्वेश्चन कह रहा है कि 2 धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या विद्यमान है कि a बराबर bq प्लस r, जहां r जो है वो 0 से बड़ा हो सकता है या उसके बराबर हो सकता है, या b से छोटा हो सकता है। उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से किसका है? मेरे दोस्त, ये तो आप सभी जानते हो कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का है। किसकी है? तो आप कहोगे सर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का है। बहुत बढ़िया मेरे दोस्त, क्या हो जाएगा इसका जवाब? एक बार शेयर करना यार, ठीक है, एक बार प्लीज मैं कह रहा हूं आपसे शेयर कर दो, प्लीज शेयर कर दो और लाइक कर दो। ठीक है, परेशानियां आती है तो उसे हम लोग को लड़ना चाहिए सभी बच्चों को। ठीक है, चलो तो क्या हो जाएगा? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यानी ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्त बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। यस, तो आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। एक बार शेयर कर दो कि जो 11 बजे वाली क्लास थी वो मंटू सर आ चुके हैं लाइव, सर के साथ समस्या थी इसलिए नहीं आ पाए। ठीक है मेरे दोस्त, तो आप लोग जरूर आ जाओ, तो सभी बच्चे आ जाएंगे। बिंदु -12, -18 का भुज क्या होगा? देखो मेरे भाई, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा कि भुज क्या है। अब देखो, भुज और कोटि दो चीज होता है। ठीक है, अब देखो भुज कौन होता है मेरे दोस्त? भुज वो होता है जो x का वैल्यू हो, जो x का मान हो। अब x में इसमें कौन हो सकता है? -12, यानी कि -12 आपका भुज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यदि कोटि पूछता तो y वाले स्थान पे जो मान होगा वो हो जाएगा, यानी कि पहले वाला बिंदु भुज होता है, दूसरा वाला बिंदु क्या होता है? कोटि होता है। सीधी सी बात, यहां तो समझ में आया? यस, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो
खुशबू बाबू बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन कह रही है कि वाई अक्ष का समीकरण क्या होता है मेरे दोस्त, वाई अक्ष का समीकरण क्या होता है। तो देखो वाई अक्ष का समीकरण क्या होता है, एक्स बराबर का 0 होता है। क्या होता है, एक्स बराबर का 0, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर जो बी नंबर है 9 का वो सही जवाब हो जाएगा। सही है, यस। आगे बढ़े, 7 का गलत जवाब है तो एक बार सही कर लो मेरे दोस्त, गलत जवाब है तो सही कर लो, उसे सही कर लो, हो सकता है गलत हो गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें इस दूसरे सिस्टम से मैं कनेक्ट किया हूं तो इस कनेक्ट में देखो स्क्रॉलिंग में बड़ा धीमे धीमे हो रहा है, यानी कि थोड़ा इसमें भी दिक्कत है, लेकिन इसमें दिक्कत है, लेकिन दिक्कत का सामना करेंगे हम लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी तल में एक बिंदु के स्थान निर्धारण के लिए कितने लंबिक रेखाओं की आवश्यकता होगी। अब देखो मेरे भाई, मान लो कि ये आपका तल है, इसमें एक बिंदु निर्धारित करनी है यहाँ पे, तो कितने लंबिक रेखाओं की जरूरत होगी, 2 होगी। जब तक 2 पॉइंट काटेंगी नहीं इस तरीके से, जब तक वो प्रतिच्छेद नहीं करेगा, तब तक हमें कैसे पता चलेगा भाई कि वहां पे पॉइंट है, पॉइंट बन सकता है। तो यानी कि 2 लंबिक रेखाओं की जरूरत पड़ेगी, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला कह रहा है कि एक क्षैतिज और दूसरी ऊर्ध्वाधर रेखाओं को प्रतिच्छेदन बिंदु वाले, प्रतिच्छेद करने वाले बिंदु को क्या कहते हैं। अब देखो तो ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज जो रेखाएं होती है इस तरीके से, और जहां पे ये प्रतिच्छेद करती है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं मूल बिंदु। ये याद करके रखो। अगर मैं पूछूं कि मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप क्या कहोगे, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, एक बार मेरे को बताना मेरे दोस्त फटाफट से। और हाँ मेरे दोस्त, एक बार मैं आपको बता दूं, मैं एक बार आप सभी को बता दूं, क्या बता दूं कि आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए परेशान हो तो बोलो मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन ला दूं, बोलो मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन ला दूं। एक बार सबका यस आना चाहिए, लेकिन शेयर होना चाहिए। यदि क्लास को 700 बच्चों को जोड़ दे तो अभी फिलहाल, तो मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए टाइमिंग बता दूंगा, और वो भी कल से ही, ठीक है, कल से ही आपको बता दूंगा, और नहीं तो भाई मेरे टाइम लग सकती है, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन उसके पहले आपसे जो पूछे थे तो सभी बच्चे बता रहे हैं सर मूल बिंदु का जवाब, मूल बिंदु का निर्देशांक जो है वो 0,0 होता है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका, देखो ऑप्शन नंबर नहीं, मतलब इसे तो हमने आपको मौखिक क्लास ये पूछे हुए थे। हेलो 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 साथियों, अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन जो है वो बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन कह रहा है कि एक क्षैतिज और दूसरी ऊर्ध्वाधर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाली बिंदु को क्या कहते हैं। हाँ अभी मैंने बताया मूल बिंदु कहते हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन का जवाब कौन बताएगा कि निर्देशांक अक्ष तल 4 बराबर भागों में विभाजित करती है, प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं। अब देखो प्रत्येक भाग को हम लोग क्या कहते हैं, जल्दी बताना फटाफट से। हेलो, हाँ हम थोड़ा क्लास में हम आ रहे हैं, थोड़ा सा दिक्कत हो गया था हमारे साथ में, तो हम आ रहे हैं कुछ देर में, ठीक। तो ठीक है, देखो अभी फोन ही आ रहा है भाई कि कहाँ हो आप, ठीक है भाई साहब, बहुत करीबी हैं और वहाँ जाना भी मेरा बहुत ज़रूरी है, ठीक है, लेकिन जाऊँगे। आप भी करीबी हो, आप भी, आपका एग्ज़ाम है। अब भगवान की जो महिमा थी उन्होंने तो हो गई वो घटनाएं, ठीक है, तो वो चीज़ें तो अंतिम संस्कार जो भी चीज़ें किया जाता है उसमें मुझे शामिल होना है और जाऊंगा, है ना। मैंने बोल रखा है कि मेरे बच्चों का क्लास है तो थोड़ा सा मैं लेट से आ सकता हूँ, तो बोले कि ठीक है हम लोग शाम तक करते हैं, तो उसके बाद से वहाँ पे भी जाना और यहाँ पे आपकी क्लासेस भी लेनी है, सही है। चलिए, चतुर्थांश कहते हैं, बहुत बढ़िया मेरे दोस्त, चतुर्थांश कहते हैं, बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सही है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है ना। कल से सारी कैसे क्लासेस कंटिन्यू हो जाएंगी, मतलब मेरी कोई दिक्कत नहीं होगी, कभी कभी आ जाता है यार। अगला क्वेश्चन है कि अंक गणित के आधारभूत प्रमेय किस गणितज्ञ ने प्रतिपादन किया था। बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, और कह रहा है कि अंक गणित के आधारभूत प्रमेय गणितज्ञ ने किसने प्रतिपादित किया था, कौन से गणितज्ञ ने। तो कहना कि आप गॉस ने किए थे, बताओ फटाफट से क्या हो जाएगा, सी नंबर। हाँ तो आप क्या कह रहे थे सर, सब्जेक्टिव करो, सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, है ना, आपको चाहिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो एक बार दबा के यार शेयर करो। जितने बच्चे क्लास में जुड़े हो मैं प्लीज आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं यार, लाइक कर दो, बच्चों को बता दो कि जो 11 बजे वाली क्लास मंटू सर की होने वाली थी वो अभी चल रही है, जल्दी से आ जाओ, फटाफट से आ जाओ ताकि सारे बच्चे आ जाए। और आप सभी को बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे तरीके से आप शेयर भी कर रहे हो। एक बच्चा लिख रहा है कि काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए, यहां तो जिंदगी हर कोई काट लेता है मेरे दोस्त, लेकिन जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए, मिसाल बन जाए। बहुत ही सुंदर मेरे दोस्त, बहुत ही सुंदर है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और फटाफट से शेयर भी करते रहना, है ना। यदि सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए डेली
और सारे सब्जेक्ट का, तो वो भी मेरे को बता दो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग को सब्जेक्टिव क्वेश्चन ही ज्यादा समस्या में डाल रहा है। तो समस्या में डाल रहा है तो उसकी समाधान जो है ना हम आपको लेकर के आ जाएंगे, उसके लिए आप टेंशन मत लो। लेकिन मेरे साथ मुझे बताओ कि सर हम लोग तैयार हैं। जैसे कि आज मुझे बहुत खुशी हुई थी कि मैं लगभग 2 घंटे बाद मैं क्लास ले पा रहा हूँ, 1.5-2 घंटे बाद लेट से, लेकिन 100-150 बच्चे एनी टाइम वेट कर रहे थे मेरा। भाई साहब 100 बच्चे 150 बच्चे वेट कर रहे हैं यदि इस समय, समझो कि क्या ही जलवा है आप सभी की, है ना। यानी आने वाले समय में तो आप तहलका मचा दोगे, है ना। चलो, कह रहे कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या के योग या अंतर क्या कहलाता है। तो देखो, एक परिमेय संख्या आपका हो गया 3 और एक अपरिमेय संख्या मान लो कि आपका हो गया √5। इसे जोड़ोगे कौन सी संख्या प्राप्त होगी? अपरिमेय प्राप्त होगी। तो ध्यान रखना कि कभी भी एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योगफल या फिर अंतर, यानी कि जोड़ या घटाव, दोनों का दोनों जो है वो अपरिमेय होता है। बोलो यहां तक सही है? यस गुरुजी। तो मुझे जहां तक पता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन में समस्या है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के लिए सारे चैनल्स पे हो रही है, जहां पे पढ़ाई कर रहे हो वहां पे हो रही है। बुक्स का आपका सोल्यूशन तो मैं खुद लेके आ चुका हूं, है ना, उसमें मैथ में समस्या नहीं होने वाली है। यानी कि ओवरऑल बात करते हैं तो आप लोग के ऑब्जेक्टिव आप कर लोगे, मैं यहां तक मान सकता हूं। एक बार बताओ, एक बार प्लीज शेयर करना यार मेरे दोस्त, शेयर नहीं कर रहा ना यार, अच्छी नहीं लग रही है, बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है यार, है ना। तो शेयर कर दो प्लीज, शेयर कर दो प्लीज, शेयर कर दो प्लीज, शेयर कर दो जल्दी से, शेयर कर दो। चलो, कह रहा है कि रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है? बहुत ही सुंदर है। रैखिक बहुपद की शून्यकों की संख्या 1 होती है। और रैखिक बहुपद की यदि मैं व्यापक रूप बात करूं, क्या बात करूं? व्यापक रूप बात करूं, तो आप क्या कहोगे मेरे दोस्त, क्या कहोगे कि रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? तो आप कहना कि सर ax + b होता है। यदि मैं पूछूं कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो आप कहना कि सर ax² + bx + का c होता है। सही है, ओके डन। तो इन सारी चीजों को आप याद करके रखना। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आप लोग तैयार हो? एक बार थम्स अप करके शेयर करना कि हाँ सर सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए तैयार है। तो लो 650 बच्चे ने लाइक कर दिया है, एक बार शेयर करना, और 650 से ज्यादा बच्चे को लाइव में आ जाना चाहिए। देखो मेरे भाई, ये सबसे आसान ट्रिक आपको बता दूं, मैंने कल की भी क्लास में बताई थी। किसको किसको ये वाली ट्रिक पता है? शून्यक निकालने के लिए किसको किसको ट्रिक पता है? किसको किसको ट्रिक बताए थे? एक बार कहना सर मुझे ट्रिक बता है, मैं बना दूंगा। ऐसे देखो, शून्यक निकालना होगा, मैंने क्या कहा था सर? क्रॉस लगाना और पहले वाले को अंतिम वाले से मल्टीप्लाई करना। 5 दूनी कितना हो जाएगा? -10। बीच वाले मान को क्या कर लेना मेरे दोस्त? लिख लेना। अब 2 वर्ड ऐसा ढूंढना, माने 2 अंक ऐसा ढूंढना, वर्ड की जगह मतलब अंक, जो कि गुणा करो तो -10 और जोड़ो घटाओ तो -3 आ जाए। तो आप कहोगे मेरे दोस्त, यदि मैं -5 और प्लस का 2 करूं तो 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10, और 5 में से 2 घट जाएगा, हो जाएगा -3। अब देखो, जब -3 आ जाएगा, यहां पे क्या है? इसके आगे 2 है, यानी x², तो दोनों में 2 से भाग दे दो, सिंपल सी बात है। जब इसमें 2 से भाग दोगे तो क्या हो जाएगा? -5/2 ही आएगा, और इसको भाग दोगे तो 1 आएगा। अब देखो, इसका सिर्फ चिन्ह परिवर्तन कर दो दोनों का। यदि ये माइनस में है तो प्लस कर दो, और ये प्लस में है तो माइनस कर दो, यानी कि इसका 2 शून्यक निकल जाएगा, 5/2 और -1। अब इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन दिया है? सर -1 दिया है। बोलो राजी खुशी, यहाँ पे फटाफट से बताओ, ये समझ में आया? एक बच्चा क्या कर रहा है? डिब्बा में डिब्बा, डिब्बा में केक, मेरे मंटू सर लाखों में एक, लव यू मंटू सर। क्या बात है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर मेरे दोस्त, लव यू। चलो एक बार इसी बात पे शेयर कर दो। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए यदि परेशानियां हैं तो उसकी परेशानियां मैं दूर कर दूंगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन का बड़ा अनोखा तरीका मैं आपको लेके आऊंगा, जिसमें आप सारी चीजें कर पाओगे। मैं 2 ऑप्शन डालूंगा आपको कि आप किस तरीके से चाहते हो। क्या आप चाहते हो कि नहीं, अभी तो नहीं बताऊंगा, अभी तो शेयर कर दो, अभी तो शेयर कर दो, नहीं बताऊंगा भाई। अभी शेयर करोगे तब तो, मैंने कहा ना कि मुझे लगनी चाहिए कि आप लोग तैयार हो, मुझे लगनी चाहिए कि आप लोग पढ़ने वाले हो, मुझे लगनी चाहिए कि आप बेहतर करने के लिए एकदम अड़े हो, तब जाकर के ये सारी चीजों को मैं कर पाऊं ना आपके लिए। चलो, तो क्वेश्चन मेरे दोस्त अगला कह रहा है, प्लीज एक बार शेयर करो, लाइक करके शेयर करो। कह रहा है कि बहुपद इतना कि शून्यकों का योग क्या होगा? बाबू योग के मतलब हम का बतौले बनी तहरा के? दूसरा पद बटा पहला पद। दूसरा पद का -11 बटा क्या हो जाएगा? 6। अब यदि वो माइनस में होगा तो उसे प्लस कर देना, मैंने एक ट्रिक बताई थी, है ना। और प्लस में होगा तो माइनस कर देना, तो क्या हो जाएगा? 11/6 प्लस में हो जाएगा। 11/6 किधर है? ऑप्शन नंबर सी है। बताओ फटाफट से, क्या है? समझ में आया? यस प्रभु, समझ में आया, बहुत बढ़िया मंटू सर, ठीक है। हाँ सर बताइए सर, सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे, लेकिन शेयर करो, मुझे दिखाओ कि हाँ सर क्लास लेट होने के बावजूद भी आप लाइव आए हैं तो हम लोग पढ़ने आए हैं।
इसका मतलब है सर हम लोग कुछ करना चाहते हैं, हम लोग अपने माँ बाप की आंखों में वो खुशी के आंसू देखना चाहते हैं। भाई रोंगटे खड़े हो गए, आंखों में मेरी आंसू आ गई मेरे भाई। छोड़ो, मैं क्या ही कहूँ, बस जी जान लगा दो 2 से 3 महीने के लिए, जो भी आपके पास समय है, एकदम तगड़ा हल्का मच जाएगा मेरे दोस्त। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन एक चर में बहुपद है। भाई मेरे एक चर में बहुपद का मतलब क्या है कि उसमें चरों की जो संख्या है, वो चर जो हो वो क्या हो, वो सिर्फ एक चर में हो, यानी कि वो x हो तो केवल x हो, y हो तो केवल y हो, z हो तो केवल z हो, है ना। तो देखोगे ऑप्शन नंबर ए में केवल y है, यानी ये एक चर में बहुपद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बोलो यहां तक सही है, बहुत बढ़िया। एमडी जी बोल रहे हैं कि बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त बदलना, या वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों के को मत कोसो कि हर हाल में चलना सीखो। क्या बात है, बहुत बढ़िया। कहने की आपका तात्पर्य बहुत अच्छी है, बहुत ही सुंदर आपने बातें लिखी है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है बहुत ही सुंदर सा, कह रहा है कि निर्देशांक अक्ष क्षैतिज रेखा को क्या कहते हैं। देखो निर्देशांक अक्ष और क्षैतिज रेखा को देखो, अब देखो निर्देशांक अक्ष कह रहा है, निर्देशांक अक्ष में क्षैतिज रेखा, क्षैतिज होता है और एक ऊर्ध्वाधर होता है, इस बात को तो भली बात जानते हो, यस भली बनती जानते हो। तो जो क्षैतिज होती है उसे हम लोग एक्स अक्ष कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, एक्स अक्ष कहते हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा ये। और ऊर्ध्वाधर को क्या कहते हैं, वाई अक्ष कहते हैं। इतना याद हो जाएगी, यस। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन, यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो cos थीटा बराबर क्या होगा। अब देखो 3 थीटा बराबर मेरे दोस्त यहाँ पे 90 दिया गया हो तो थीटा बराबर क्या होगा, 30 या 90, 30 डिग्री। जब ये थीटा बराबर 30 डिग्री दे दिया है तो cos 30 का वैल्यू क्या होगा, ये मेरे को बता दो। अब थीटा की जगह 30 लिख लो, तो cos 30 का, तो इसमें से cos 30 का वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, एक बार मुझे बता दो फटाफट से। 20 नंबर क्वेश्चन का क्या बात है मेरे दोस्त, cos 30 की, तो कहोगे सर √3/2 होती है, यानी ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो ए नंबर आपको सही जवाब हो जाएगा। सही है, चलो आओ आपको बता ही देते हैं मेरे भाई कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे आपको मिलेंगी, कैसे आपको सारी चीजें सब्जेक्टिव करना होगा। सही है, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरे अंदर क्या प्लानिंग है और आप किस पे एक्टिव हो पा रहे हो, कैसा चाहते हो सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, तो मुझे जरूर बताओ। कह रहा है कि दिए गए समकोण त्रिभुज एबीसी में, तो एक बार शेयर कर दो प्लीज ताकि सभी बच्चों को पता चल जाए। त्रिभुज एबीसी में AB बटा AC हो तो क्या होगा। अब देखो ध्यान से, कह रहा है कि AB बटा AC। अब देखो यहां से सबसे पहले देखो यहाँ पे AB बट्टे क्या कह रहा है मेरे दोस्त, AC कह रहा है। सही है, तो AB कौन सा है, AB आप कहोगे सर ये लंब है, मैं कहूंगा आप गलत हो। क्यों गलत हो, क्योंकि देखो यहाँ पे कोण का वैल्यू जो है ना यहाँ पे दिया है, तो मैंने एक बात पढ़ाई है आपको कि जहां पे दिया गया ना उसके सामने की भुजा लंब होती है, यानी कि लंब जो होगा वो BC हो जाएगी। तब जब लंब BC हो गई तो ये कौन हो जाएगा, ये आपकी आधार हो जाएगी। सही है मेरे दोस्त, तो ये आपका ये आधार हो जाए, यानी कि AC जो हो गया वो आपका हो गया आधार, और ये हो गया आपका क्या चीज हो गया, और ये हो गया आपका लंब। ठीक है, तो जब ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, तो आधार बट्टा लंब किस में होता है, तो आप कहोगे सर कॉस में, ये आपका कॉट में होता है। किस में होता है, कॉट में होता है। और थीटा की जगह क्या दिया है, अल्फा दिया है, तो कॉट अल्फा क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, कॉट अल्फा। सॉरी यार AC इधर है ना, ओहो यार मिस्टेक हो गया ना, AC तो इधर है, AC तो कर्ण दिया गया है, AC इधर है ना। चलो ठीक है, ये आपका आधार हो गया, ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो आधार बट्टा क्या हो जाएगा, कर्ण। और आधार बट्टा कर्ण किस में होता है सर, कहना सर कॉस में होता है। सही है, कॉस होता है, और यहाँ पे क्या दिया अल्फा, तो कॉस अल्फा। और देखो तो कॉस अल्फा कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। बताओ यहां तक समझ में आया, यस, यहां तक बताओ समझ में आया, यस सर, बहुत ही सुंदर। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, कह रहा है कि कॉट स्क्वायर थीटा निम्नलिखित में किसके बराबर हो सकता है। अब देखो कॉट स्क्वायर जो थीटा है मेरे दोस्त वो किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर थीटा -1 के बराबर होता है, यानी कि 22 का कितना हो जाएगा सर, सी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। बहुत ही सुंदर, प्लीज एक बार शेयर करना, बहुत ही सुंदर, बहुत बढ़िया। सर VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आइए, हाँ यही इसी के लिए तो मैं बात करना चाहता हूं, तो मैं कह रहा हूं ना शेयर कर दो। अभी तो 700-750 बच्चे लाइक किए, आप लोग भी लाइक कर दो, जितने बच्चे आए हुए हैं लाइक कर दो, एक बार शेयर कर दो। निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं, अब देखो बहुपद तो वही नहीं होगा जो कि रूट में होगा उसका x का वैल्यू,
या फिर वो बटा में होगा। तो देखोगे ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पे रूट में है x की वैल्यू, यानी कि ये बहुपद आपका नहीं होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बहुपद π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, यानी कि एक्स स्क्वायर में किस संख्या से गुणा की गई है। तो कहना है सर π/2 से, और π/2 किधर है, ऑप्शन नंबर ए में है, और आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बोलो इस तरीके से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बाबू? एकदम मैथ समझ में आई तारा, एकदम परेशान होकर के जरूरत नहीं है, ठीक बा। चलो अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया, बहुत ही प्यारा है, ये तो यूं ही बता दोगे मेरे दोस्त। कह रहा है कि इसका घात क्या होगा, और घात के लिए मैंने क्या कहा था, जिसमें सबसे ज्यादा पावर दिख रहा होगा, तो इसमें 3 दिख रहा है, इसका मतलब घात क्या हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बताओ फटाफट से, सही है? ये समय सोचने का नहीं है, ये समय कुछ करने का है। बहुत बड़ी एमडी जी, समय यूं ही बर्बाद मत करना, क्योंकि यह समय पढ़ने का है मेरे दोस्त। ये समय बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही सुंदर सा है, पढ़ने का समय है। यदि इस समय लापरवाहियां होगी, इस समय समस्याएं होंगी, तो फिर दिक्कत हो जाएंगी आगे चल करके। समझ में आया? यस, समझ में आया तो आगे बढ़ते हैं। चलो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन का मेरे अंदर क्या प्लानिंग है, क्या उस प्लानिंग से आप लोग अगर थम्स अप करोगे तो मैं बताऊं। एक बार दिल का इमोजी वीडियो फटाफट से, ताकि मैं बताऊं। देखो ये स्क्रॉलिंग में इतनी दिक्कत हो रही है ना, इससे मैं क्या ही कहूँ, जल्दी जल्दी हो नहीं रहा, और लिख रहा हूँ फिर भी वो बाद में विजिबल हो रही है। ठीक है, चलो कुछ नहीं भाई, लेकिन हम लोग को समस्याएं से आज लड़ना है ना, हमने भी ठाना है। चलो सही है मेरे दोस्त, ओके। चलो तो देखो सब्जेक्टिव के लिए मेरे पास 2 प्लानिंग है। पहला प्लानिंग मेरे दोस्त है क्या, मैं उसको समझाना चाहूं आपको। मेरे पास सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए 2 प्लानिंग है। पहला प्लानिंग ये है कि जो शाम की क्लासेस है उसमें मैं कोई छेड़छाड़ नहीं करूं, मैंने पहली प्लानिंग में। और दूसरी प्लानिंग में यही है कि मतलब शाम की जो क्लास है, यानी कि जो हम आपको सारे टीचर से कराते हैं कितने बजे क्लास, एक आपकी 6 बजे, 7 बजे हम आपको क्लास कराते हैं डेली लाइव क्लास, और 8 बजे आपकी कभी उर्दू चलती है, कभी इंग्लिश चलती है, कभी साइंस, कभी सोशल साइंस, जैसे शेड्यूल है वैसे आपको मिलती है। सही है? तो ये जो क्लासेस है इसमें मैं कोई परिवर्तन ना करूं, इस समय जैसी क्लासेस चल रही है वैसे क्लासेस चले। बोलो यहाँ पे थम्स अप हो। ये क्लासेस जैसे चल रही है वैसे चले, क्योंकि इसमें मैं बदलाव करूंगा आपके एग्जाम पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब टाइमिंग चेंज करूंगा तो भाई साहब सारी चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। मुझे करना क्या होगा कि मुझे एक टाइम और ऐड करना होगा, मतलब एक समय देना होगा और आप लोगों को, मतलब 1 घंटे और मैं आपसे मांगना चाहता हूं। क्या आप अपने लिए 1 घंटा मुझे और नहीं दे सकते हो? जैसे मुझे 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे इस चैनल पे देते हो, तो 1 घंटे में और मांग रहा हूं। और आप ऐसा कहोगे सर 9 बजे कराइएगा क्या, या 5 बजे? ना भाई ना मैं 9 बजे कराऊंगा, कि 9 बजे देखो भाई आपको खाना वाना खा करके सेल्फ स्टडी का टाइमिंग होती है। वो तो कभी कभी जब मैं महामैराथन लेके आऊंगा, लगभग 12-12 घंटे की, 6-6 घंटे की जब मैं क्लास लेके आऊंगा, तब की बात है, तब की मैं रिवीजन खुद कराऊंगा आपके साथ, तो उसमें सेल्फ स्टडी रिवीजन करने की आपको जरूरत नहीं होगी। लेकिन इस समय जब मैं आपके साथ हूं, ध्यान से सुनना, जब मैं आपके सामने हूं मेरे दोस्त, बहुत ही सुंदर तरीके से आपके पास डिजाइन में करता हूं। इस समय आपको 9 बजे के बाद यूट्यूब पे या कहीं पे भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, सेल्फ स्टडी करने की जरूरत है, तो मैं वो क्लासेस नहीं लेके आऊंगा। 5 बजे भी लेके नहीं आऊंगा, क्योंकि 5 बजे आप अभी स्कूल वगैरह से, कोचिंग से, ऑफलाइन से जाते हो, छूट के आते हो, मुझे ये भी पता है, तो इस समय भी नहीं लेके आऊंगा। फिर मैं कब लेके आऊं ये मुझे बताओ, कि सर कब लेके आओगे ये बताओ। ठीक है, एक बार मुझे बताओ फटाफट से, एक बार लाइक करना है। तो मैं सोच रहा हूं कि मॉर्निंग का सुबह बहुत ही खूबसूरत सा समय होता है। ठीक है, मॉर्निंग में सुबह 6 बजे, और मैं सुबह 6 बजे आपकी सब्जेक्टिव की क्लास लेके आऊं, और वो क्लास लाइव नहीं होगी, वो क्लास रिकॉर्ड कर दूं। बोलो इसमें सही हो? आप लोग बताना फटाफट से, थम्स अप करो कि हाँ सर सही है हम लोग। एक बार सर यस करिए। ठीक है, वो क्वेश्चन रिकॉर्डेड में रहेगी, और उस समय आपको सुबह 6 बजे आकर के उस वीडियो को प्रीमियम में चलेगी, वो लाइव जैसा ही चलेगा, लेकिन उसमें मैं लाइव एज एन आकर के मैं वीडियो डालूंगा, ताकि परफेक्ट और अच्छे तरीके से आप पढ़ सको। और वीडियो अपलोड रहेंगी, लेकिन हर हाल में आपको 6 बजे पढ़ना होगा। अगर आप अपने आप से वादा करते हो, मेरे से वादा करते हो, अपने माँ बाप का सपना पूरा करना चाहते हो, तो 6 बजे का समय मैं मांग रहा हूं, मुझे दे दो। और मैं मांग रहा हूं तो ऐसा नहीं है कि मुझे उससे कुछ फायदा होगा, फायदा बस आपको होने वाली है, और उसके बाद मेरे को होने वाला फायदा तो मेरे को भी होगी। फायदा तब होगी जब आपके रिजल्ट आएगी, उस समय होगा कि मैं सीना चौड़ा करके जाऊंगा और कहूंगा देखो भाई मेरा छात्र है, देखो इसने मेरा बाबू है, मेरा भाई, छोटा भाई है, मेरा दोस्त है, मेरा शिष्य है, जिन्होंने पूरे प्रदेश में रैंक 1 हासिल किया है। मैंने जान लगाई थी और इसको इन्होंने काबू
इन्होंने करके दिखाया, तो मैं उस समय मुझे फायदे होगी। सही है, तो मुझे 6 बजे की समय चाहिए। सही है, मुझे 6 बजे की आपसे समय चाहिए, है ना। और आने वाले दिनों में अब 1 से 2 महीने के बाद से मैं ऐसा कहूंगा आपसे कि ऑफलाइन कोचिंग जाना बंद कर देना। इसका बहुत बड़ा रीजन है, अब ऑफलाइन टीचर वाले मेरे को भी देखते हैं, उन वीडियो देखते हैं और कहेंगे भाई देखो ये हमारा धंधा मार रहा है ना, इनके तो काम चल जाती है ऑनलाइन सर। है ना भाई, वैसी नहीं है। देखो मेरा मानना ये होता है, मैं अभी तो कह रहा हूं जाने के लिए, अंतिम महीने में 3 महीने या 2 महीने के लिए, कम से कम 2 महीने के लिए कोचिंग जाना बंद कर देना, उससे फायदा बहुत ज्यादा होगा। लेकिन बंद हो जाने का मतलब ये नहीं है, देखो वही बच्चे बंद करना जो कि सिलेबस कंप्लीट हुई है, ये बात ध्यान रखना। अब ऐसा नहीं, मैं सबको नहीं बोल रहा हूं, मेरा कहने का तात्पर्य समझना, जिसकी सिलेबस कंप्लीट नहीं होगी ना, ठीक है, जिसकी सिलेबस कंप्लीट नहीं होगी वो मेरे दोस्त क्लास जरूर जाना तब, और कंप्लीट है तो 2 महीने 3 महीने बंद कर देना, सेल्फ स्टडी करना, अपने आप पे झोंकना, इतनी मेहनत करना कि मजा आ जाए। सही है, फिर मैं सीना चौड़ा करके कह सकूं, फिर आपके माँ बाप सीना चौड़ा करके कह सके कि यार हमारे बच्चे ने तो यार कमाल ही कर दिया, है ना। चेहरे पे हमारा हमेशा मुस्कुराहट रहेगी, आपके घर अच्छे अच्छे अधिकारी लोग आएंगे, बड़े बड़े लोगों का फोन आएगा, अरे आपका बच्चा तो कमाल कर दिया। सोचो वो पल कैसा होगा यार। तो उसके लिए मुझे 6 बजे चाहिए। अब इसमें प्लानिंग क्या है, मैं क्लास कराना किस ढंग से चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि इसमें 2 प्लानिंग है, इसमें से दोनों चूज करो, एक ए और एक प्लानिंग मेरा है बी। ठीक है, ये तो टाइमिंग की मैंने बताई कि भाई साहब टाइमिंग क्या होने वाली है, तो 6-7 बजे जो लाइव आती है क्लासेस चलती है वो चलेंगी। 6 बजे के समय में क्लासेस मैं सोच रहा हूं आपको लेके आऊं, जिसमें 2 प्लान मेरे दिमाग में आ रहा है। एक प्लान ये आ रहा है कि मैं 5 सब्जेक्ट, जैसे इंग्लिश में तो थोड़ा कम फोकस देते हो और इंग्लिश कंपलसरी नहीं है ऐसे पासिंग मार्क्स है, तो उसमें सब्जेक्टिव कराने से ज़्यादा मतलब नहीं है, टाइम खींचेगा। वैसे भी इंग्लिश में सब्जेक्टिव जो है ना वो केवल ज़्यादा ग्रामर से आता है, ऐसे उससे लिख दोगे, लेटर वेटर लिख दोगे, सब्जेक्टिव में आ जाएगा। सही है, उसका क्वेश्चन आंसर बहुत कम आता है, तो उसमें टाइम बर्बाद करने से पहले 5 सब्जेक्ट जो महत्वपूर्ण है जिसमें मार्क्स हासिल करनी है उसको पढ़ने के लिए मैं सोच रहा हूँ कि 5-5 क्वेश्चन सारे सब्जेक्ट की, 5-5 क्वेश्चन, लगभग 25 क्वेश्चन में डेली लेके आ जाऊं सब्जेक्टिव, मैं खुद पढ़ाऊं उसको। पहला प्लानिंग ये है कि मैं 5 मैथ्स की, 5 साइंस की, 5 सोशल साइंस की, 5 हिंदी की और 5 संस्कृत की। ठीक है, इस तरीके से 5 जो है ना, 5-5 क्वेश्चन में सिर्फ 5-5 क्वेश्चन, क्योंकि 5-5 क्वेश्चन रटोगे और आने वाले यदि आपके पास 100 दिन भी है ना, अभी लगभग तो है ही 2-3 महीना, तो यदि 100 दिन भी है तो 25 में 100 से गुणा कर लो मेरे भाई, 100 गुणे 25 कर लो, तो कितने क्वेश्चन हो जाएगी, 2500 क्वेश्चन आपकी रिवीजन हो जाएंगे सारे सब्जेक्ट की, केवल सब्जेक्टिव। सोचो, तो इस तरीके से ये होगा ना, 00 बैठा देंगे 25 में, सही है, लगभग 2500 क्वेश्चन आपको रेडी हो जाएंगे डेली, यदि 30 दिन मतलब 100 दिन भी पढ़ लिए तो। सही है, तो मैं मान के चलता हूं 2500 नहीं यार, 2000 तो मैं हम लोग कर ही लेंगे ना कम से कम, या 2000 क्या, अगर मैं 1500 भी अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन तुम बना लेते हो ना, तो भाई किस दाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि उसी के आधार पे अगला क्वेश्चन तो बनेगा ना। ये मेरे को बताओ फटाफट से, सही है, क्या मैं सही कह रहा हूं? यस, मुझे बताओ। और दूसरा प्लानिंग मेरे दोस्त है क्या, दूसरा प्लानिंग मेरा ये है, दूसरा प्लानिंग कि प्रत्येक दिन एक एक सब्जेक्ट का मैं क्वेश्चन लेके आऊं। एक दिन मैं मैथ्स का मान लो 10 या 20 क्वेश्चन लेके आऊं, दूसरे दिन साइंस का क्वेश्चन लेके आऊं, तीसरे दिन हिंदी का क्वेश्चन लेके आऊं, चौथे दिन लेके आऊं। तो इस तरीके से 2 प्लानिंग है। तो कौन सा सेशन चुनना चाहते हो, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी, आप नीचे कमेंट करके बताओ, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी। ऑप्शन ए पे है तो लाइक करो, क्योंकि मुझे भी ऐसा लग रहा है कि ये ऑप्शन ए वाला सही है, मेरा मानना है कि ऑप्शन ए सही है, क्योंकि इसमें सारे सब्जेक्ट की रिवीजन हो जाएंगी डेली, और इसमें क्या है ना, एक सब्जेक्ट का रिवीजन होगी तो अगले 5 दिन के बाद फिर उस सब्जेक्ट की रिवीजन होगी, यानी आज मैथ पढ़ लोगे तो 5 दिन बाद फिर मैथ पढ़ोगे ना, तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो मुझे बताओ कि ऑप्शन ए अच्छा है या ऑप्शन बी अच्छा है। ऑप्शन ए अच्छा है तो ऑप्शन ए को टिक करो, यानी कि उसके लिए लाइक कर दो और नीचे कमेंट कर दो सर ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन बी कह रहे हो तो ऑप्शन बी मेरे को बता दो, सही है। सबका आ रहा है यार, ऑप्शन बी आ रहा है क्या, ऑप्शन ए, सॉरी ऑप्शन ए आ रहा है सबका सर, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। तो चलो कब से इसे स्टार्ट कर दूं मेरे दोस्त, ये बता दो कब से स्टार्ट कर दूं,
कल से तो स्टार्ट होने की संभावनाएं थी, ये क्लासेस में डिस्टर्बिंग आज नहीं हुई होती तो मैं क्लास कल करा पाता सुबह में, लेकिन कोशिश हमारी रहेगी कि कल मैं क्लास लेके पाऊं, लेकिन थोड़ी सी संभावनाएं कम है, लेकिन परसों से क्लास आपकी शायद कंटिन्यू हो जाएंगी। बोलो यस, तैयार हो? या मैं पूरी मेरी कोशिश रहेगी कि कल सुबह 6 बजे क्लास आपकी सब्जेक्टिव की मिल जाए, हर हाल में मिल जाए, लेकिन उसमें थोड़ी सी मैं 100% नहीं दे सकता हूं, क्योंकि मैं वादा करता हूं, उस वादे पे मुकरना नहीं चाहता हूं। हालांकि समस्याएं मेरे साथ आ जाती है, उसकी बात है अलग है। सही है मेरे दोस्त? ओके, चलो सही है, ऑप्शन ए। मजा आया? लाइक करो, शेयर करो, आगे बढ़ते। अब पढ़ते हैं भाई, क्योंकि मतलब 5 मिनट तो हम लोगों ने ऐसे ही बर्बाद कर दिया। सही है, लेकिन बर्बाद नहीं किया यार, उसमें भी कुछ हम लोगों ने जाना। जो कोई नहीं करा रहा है, जो कहीं नहीं पढ़ रहे हैं, वो हम कराएंगे, है ना? उसके लिए समस्याएं आपके पास है, उसके समस्या का समाधान हमारे पास है। 26 नंबर क्वेश्चन है, जवाब बताओ फटाफट से। समीकरण निकाय इतना 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 का आलेख 2 सरल रेखाएं होंगी जो किस तरीके से हो सकती है मेरे दोस्त? तो देखो, आपको क्या करना है, a1 बटा a2 बटा b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 कर लेना। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे 6 बटा क्या हो जाएगी 3 बराबर, यहाँ पे क्या होगा माइनस का 2 बटा माइनस का 1 बराबर, ये हो जाएगा 9 बटा का, ये हो जाएगा 12। अब कटाओगे तो 3 दूनी 6, ये माइनस माइनस कट जाएगा, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 9 बट्टा का 12। ठीक है, ये होगा, यानी कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं होगा c1 बटे c2, है ना? यानी कि 2 जो है बराबर है और तीसरा बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या होता है कि इसका कोई हल नहीं होगा। क्या है? इसका कोई हल नहीं होगा। और कोई हल कब नहीं होता है? जब वो रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटेंगी। तो नहीं काटेगी का मतलब क्या होगा? एक दूसरे के समानांतर होगी। जब एक दूसरे को पैरेलल होगी, जब एक दूसरे के समानांतर होगी, तो फिर वो जब तब समानांतर होगी तो काटेगी नहीं, और जब नहीं काटेगी तो उसका कोई हल नहीं होगा। और कोई हल कब नहीं होता है? जब 2 मान बराबर हो, तीसरा मान बराबर नहीं होता है। अब इसे देखो, कितनी सारी कंसेप्ट आपकी क्लियर हो गई। सर क्रैश कोर्स लेके आइए। क्रैश कोर्स तो तब लेके आएंगे जब मैंने आपसे कहा था कि 2000 बच्चों को लाइव कर दो, मैं क्रैश कोर्स के लिए अनाउंसमेंट कर दूंगा। आप कर पाए? नहीं कर पाए तो शेयर करो फटाफट से, जोड़ो बच्चों को, क्लास को देखो, अच्छे से पढ़ाई करो। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कितना प्यारा सा क्वेश्चन है। और क्वेश्चन कह रहा है कि यदि रैखिक समीकरण के युग्म संगत हो तब उनके द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होंगी। अब देखो मेरे भाई, संगत कह रहा है तो संगत का मतलब क्या है? संगत का मतलब तो सिर्फ इतना ही है ना कि एक रेखा पे दूसरी रेखा होगी, एक रेखा पे दूसरी रेखा होगी, इसे कहते हैं संगत। या फिर उसका क्या है, कोई हल होगा। देखो, संगत तब होता है जब उसका कोई ना कोई हल होता है। सही है, तो हल किसका किसका होता है? जिसपे कि एक ही रेखा पे एक रेखा होती है। ठीक है, यानी कि बहुत ज्यादा काटती है, यानी कि तीनों संख्याएं बराबर हो तब, या फिर उसका अद्वितीय हल हो तब, ये होती है ना। जिसका अपरिमित रूप से अनेक हल होता है वो, और जिसका अद्वितीय हल होता है वो, उसी का संगत होता है। तो कह रहा है कि वो क्या होंगी, तो वह कभी वो प्रतिच्छेदी भी हो सकती है और वो संपाती भी हो सकती है। और संपाती कब होती है? जब एक रेखा पर एक रेखा होती है, यानी कि बहुत ज्यादा बार उसे काट पाएंगी। सही है सर, आप बिहार बोर्ड 10th ऑब्जेक्टिव चैनल पे नहीं आते हैं मेरे दोस्त, थोड़ा सा मैं व्यस्त था इसलिए नहीं आ पाता था, लेकिन अब मैंने कहा ना कि सारी समस्याएं को मैं झेल रहा हूं और झेल करके मैं आपके सामने अब खड़ा हो रहा हूं। ठीक है, तो मैं खड़ा हो चुका हूं, उस पर क्लासेस बंद पड़ी हुई थी, लेकिन वो भी अब क्लासेस आपकी रन हो जाएंगी, यानी कि स्टार्ट हो जाएगी। सही है, और उस पर ना आने का रीजन ये है कि आपके साथ में 2 घंटे 3 घंटे की लाइव क्लास लेके आ रहा हूं ना डेली इस चैनल पे, देख रहे हो ना, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव जो कि क्वेश्चन बैंक है, इसलिए नहीं आ पा रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे 2-3 घंटा पढ़ाऊंगा तो फिर उसमें कब पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो इसलिए ठीक है, तो मैं कहीं पे भी पीछे नहीं हटा हूं, मैं आपके साथ हूं। कह रहे हैं कि 1 + tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है मेरे दोस्त? एक बार प्लीज लाइक करना। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा जो होता है वो sec स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज? ए नंबर। अगला कि साइन 72 का मान क्या होगा? अब देखो, साइन का उल्टा क्या होता है? कॉस। उल्टा नहीं होता, मतलब मान के चलते हैं, साइन के बाद क्या आता है? कॉस आता है। और कॉस में अब देखना है कि 72 में क्या जोड़े ताकि हम लोग का 90 हो जाए। तो कॉस में कितना जोड़ोगे? 18, यानी कि यही आपका ऑप्शन हो जाएगा, आप सी नंबर। ये अपना तरीका जो है ना, ये आप एक ट्रिक याद करके रख लेना। सही है मेरे दोस्त? यस, बताओ फटाफट से। यस गुरुजी, सही है। चलो अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में 1 + tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा किसके बराबर होता है?
ये किसके बराबर होता है? सबसे पहले 1 + tan स्क्वायर जो थीटा होता है वो सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, ये बात याद करो। उसके बाद कह रहा है कि इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो मैंने लिख दिया। अब देखो सेक स्क्वायर थीटा के बदले हम लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होती है, और इंटू यहाँ पे कह रहा है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है, ये कह रहा है कि साइन थीटा। तो ये कॉस से एक कॉस कट जाएगा, बचेगा क्या 1/cos थीटा इंटू बचेगा साइन थीटा। अब 1/cos थीटा में साइन थीटा से जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ठीक है। और साइन थीटा बटा कॉस थीटा किसके बराबर होता है? तो आप कहना सर टेन थीटा के बराबर होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समझे। तो इस तरीके से इसे सॉल्व करना होगा, इस तरीके से आपको इसको देखना होगा, ठीक है मेरे दोस्त। यस, एक बार बताना यस, बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर। अगला कह रहा है कि 1 - sin स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, निम्नलिखित में बता दो। अब देखो मेरे भाई 1 - sin स्क्वायर जो थीटा है वो किसके बराबर होगा? सबसे पहले तो ये होगा cos स्क्वायर थीटा के बराबर, ठीक है, वो भी ठीक है, और इंटू हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा जो होती है, सेक स्क्वायर थीटा जो होती है वो क्या होती है? 1/cos स्क्वायर थीटा के बराबर होती है, ठीक है, 1/cos स्क्वायर थीटा के बराबर होती है। एक बार मुझे को बताना फटाक। ओ भाई अभी तो ये लैपटॉप मेरी गिरी हुई थी। हाँ हाँ ठीक है, यस, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर मेरे दोस्त, क्या बात है, सही है। अब चलो यहां से cos स्क्वायर थीटा से cos स्क्वायर थीटा कट गया, बचेगा कितना 1, तो 1 कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में है, और ऑप्शन नंबर आपका बी जो होगा सही जवाब होगा। बताओ यहां तक सही है? यस, तो एक बार शेयर करना और क्लास में बने रहना, ठीक है मेरे दोस्त। आगे बढ़ते हैं। अब जो है ना, अब बोलते बोलते लग रहा है कि भाई अब ब्रश नहीं किए हैं, अभी तक क्लासेस ले रहे हैं, आपकी समस्याएं हो गई थी। 11 बजे से मैंने बोला था क्लास लेने के लिए। अब बताया आपको क्या क्या हुआ है। मेरी पड़ोसी में एक की डेथ हो गई है, तो मुझे उसमें भी जाना है, और मैं वहाँ पे जा कर के आया। उसके बाद से कई समस्याएं आ गई, और ब्रश भी नहीं किए हुए, उससे मैसे लगे हुए आपके लिए, तो ये समस्याएं हुई, मैं से झेल रहा हूँ, कोई नहीं। तो आज करते हैं क्वेश्चन आगे, है ना। टाइम भी हो गया बहुत ज़्यादा, उधर से फ़ोन भी आ रहा है, कई फ़ोन तो मैंने रिसीव नहीं किया। कह रहे कि भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई तक, तो मैं सोच रहा हूँ कि भाई साहब 50 क्वेश्चन मैं रहने देता हूँ आज के लिए। मुझे माफ़ी चाहता हूँ यार आप लोगों से कि मैं अपने जुबान पे खड़ा ना उतर सका, कोशिश तो बहुत किया, और अभी भी अगर वो घटना नहीं हुई होती तो मैं बिना भले नहीं खाया हूँ, लेकिन मैं पूरे 500 क्वेश्चन करा के जाता, ठीक है, लेकिन मैं माफ़ी चाहता हूँ। एक बच्चा कह रहा सर बाढ़ आ गया आपके यहाँ? बाढ़ देखो, बाढ़ तो मेरे यहाँ नहीं आया, तो 3 सालों से, मैं 10th में था तब से बाढ़ नहीं आ रहा, क्योंकि एक बांध बंद गया है, लेकिन हमारे एरिया में बाढ़ आता है ना। और बाढ़ में हमने नाव में गया है ना, मछली उछली भी पकड़ने के लिए, बंसी से मारने के लिए वो भी गए हुए हैं। सारी चीज़ें हुई है मेरे साथ भी, बचपन में ये सारी चीज़ें हुई है। तुम लोग के यहाँ बाढ़ गई है, ऐसे करते हो? एक बार मेरे को बताना, है ना। मछली मारने वाला काम जब बाढ़ आती है तो, है ना, बड़ा मज़ा आता है यार। 2-4 बच्चे चले जाते हैं, है ना। बंसी जिसे हम लोग बोलते हैं, वो होती है एक धागे में, और उसमें होती है इस तरीके से फांसना, उसमें कुछ लगा दिया जाता है आटे की, और उसको लगा दिया जाता है पानी में, मछली आती है, खाती है, फिर पकड़ी जाती है ना। ये किए हो आप लोग, है ना। अभी तो नहीं आती, अभी तो नहीं आई हुई है, काफ़ी सारे बच्चों के घर में बाढ़ आई हुई है, लेकिन ये पता नहीं गवर्नमेंट क्या कर रही है यार। इतने सालों से बाढ़ आ रही है, उसे सुधारना चाहिए कि भाई बाढ़ कम आए, और आ भी रहा है तो मजबूरन है, अगर भाई साहब पानी की यहाँ पे आने की रास्ताएं हैं तो उसे ऐसा किया जाए कि भाई साहब पानी आ रहे तो तुरंत निकल करके चला जाए। 10-10 दिन 20-20 दिन रह जाता है। हम लोग के घरों में जब पानी चली जाती थी तो कैसे रहना पड़ता था, वो सारी चीज़ें वो हम सब झेले हुए हैं, है ना। 10th में तो मैं क्या ही कहें, मैं मतलब पानी में भीग करके भी गए हुए हैं पढ़ाई करने के लिए। जांग भर हो जाया करता था, है ना, पानी घुटने भर हो जाया करता था, फिर उस समय भी पानी में से जाना पड़ता था। कई बार तो नाव से गए हैं पढ़ने के लिए, और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सही कह रहा हूँ मेरे दोस्त, मैं कसम से कह रहा हूँ भाई, विश्वास करो कि मैं नाव से पढ़ने गया हूँ 10th एग्जाम, 10th क्लास में, 10th की बोर्ड थी उस समय, और बाढ़ भाई सब आ जाती थी, क्या करें। अब आप लोग के साथ होगी घटनाएं तो आप लोगों को पता होगी कि सही मंटू सर सही कह रहा है, जिसके पास नहीं होगी वो कहेगा कि भाई साहब नहीं, ठीक है। चलो, एक बच्चा कह रहा है नीतीश कुमार शाह कि तेरी खुशी मेरी पहचान है, तेरी मुस्कुराहट मेरी शान है, इसका सिवाना कुछ नहीं, मेरी जिंदगी में बस तू ही मेरी जान हो। ओहो,
चलो आगे क्वेश्चन कह रहा है कि अगला कि भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई तथा 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर उड़ती हुई पतंग की डोरी की लंबाई क्या होगी। अब देखो इस तरीके से ये ऊंचाई है और यहाँ पे इस तरीके से ये भूमि तल है और यहाँ पे ये जो है ना वो डोरी उड़ रही है, पतंग उड़ रही है इस तरीके से, ये डोरी है। सही है। तो कह रहा है कि इस डोरी की लंबाई बता दो जिसमें कि 60 डिग्री के उन्नयन कोण ये बन रहा है यहाँ पे और इसकी भूमि से 100 मीटर के दूरी पे मतलब ऊंची पे 100 मीटर ऊंचाई पे उड़ रहा है। तो इसको मैं मान लेता हूं ए, इसको मान लेता हूं बी और इसको सी। ये इसको ये लंब ये आपका कर्ण हो जाएगा। लंब और कर्ण की बात करता है। लंब और कर्ण होता किसमें, साइन होता है या फिर कॉस होता है, तो साइन से मानेंगे। तो साइन क्या हो जाएगा यहाँ पे 60 डिग्री। तो साइन 60 बराबर हो जाएगा हम लोग कौन सी, ए बी बट्टा हो जाएगा हम लोग का क्या चीज, ए बी बट्टा हो जाएगा ए सी। अब ए साइन 60 का वैल्यू जो है ना √√3/2 होता है। तो मैं लिख देता हूं बराबर ए बी का मान हम लोग को दिया गया है 100 बट्टा ए सी का मान ए सी है, तो ए सी का ए सी रहने दो। √3 में ए सी से मल्टीप्लाई करोगे तो √3 ए सी हो जाएगा बराबर ये हो जाएगा 200। ठीक है। तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा 200 बट्टा √3। ठीक है 200 बट्टे √3। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई मेरे, सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। किसका किसका सी नंबर सही आया है एक बार मेरे को बताना। सही है मेरे दोस्त। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, फटाफट से कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे 12 मीटर ऊंचे लंबे खंबे 12 मीटर के ऊंचे खंबे की जमीन पर पड़ी रही छाया की लंबाई यदि 4√3 है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। अब ध्यान से देखो ये लंबाई जो है वो 12 मीटर है, 12 मीटर है और इसकी छाया जो है 4√3 है। तो कह रहा है कि ये थीटा बता दो उन्नयन कोण। अब ये लंब और आधार की बात कर रहा, किस में जाएगा, टेन में। इसमें मैं बात कर लेता हूं ए बी, इसको मैं सी कर लेता हूं। टेन में क्या होता है, टेन थीटा बराबर हो जाएगा 12/4√3। कटाएंगे 4 × 12 और 3 से कटेगा तो हो जाएगा √3। √3 से 3 कट जाएगा √3 बार में। तो टेन थीटा बराबर यहाँ पे कितना आ गया सर, √3 आ गया। अब √3 जो है वो टेन थीटा में किसका वैल्यू होता है, कहोगे सर 60 का। इसका मतलब हो गया कि थीटा का वैल्यू 60 हो जाएगा और 60 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अगला कह रहा है कि दो चर में एक्स वाई रैखिक समीकरण ax + by + c = 0 के वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के कितने हल होंगे। भाई मेरे इनमें से कोई नहीं होगा, अनगिनत होगा, लेकिन आपकी किताब खरीदे होगे तो गलत आंसर दिया गया होगा, उसे सुधार लेना। अगला है कि रैखिक समीकरण में चर के घातों की संख्या कितनी होती है। तो रैखिक समीकरण में चर के घातों की संख्या यानी कि उसका घात जो होती है वो सिर्फ 1 होती है। बोलो यहां तक समझ में आया, यस। चलो अब मेरा दोस्त अब बोलने का मन नहीं कर रहा, चलो आगे बात कर रहे हैं। अगला मेरे दोस्त कह रहा है कि एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है, इस कथन को निरूपित करिए। देखो एक नोटबुक की कीमत मान लो x है और उसकी कलम की जो कीमत है, नोटबुक की कीमत जो है ना वो कलम की कीमत से दोगुनी है। कलम की कीमत से कितनी है, दोगुनी है, यानी कि इतना 2y हो जाएगा। ठीक है, कलम की कीमत क्या हो जाएगा, y मानते हैं यदि कलम का कीमत, तो 2y गुना जो है ना x है। तो ये बराबर क्या होगा इसमें से, तो x बराबर 2y तो दिया नहीं गया है तो पक्षांतरित कर लेंगे, यानी x - 2y बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखो तो ये वाला कहीं ऑप्शन दिया है, यस ऑप्शन नंबर ए में। कह रहे कि किसी मीनार की ऊंचाई 10 मीटर, जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री हो तो मीनार की छाया की लंबाई क्या होगा। अब देखो मेरे भाई, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे और कहे कि सूर्य का उन्नयन कोण किसी का भी उन्नयन कोण यदि 45 डिग्री बात करेगा तो आपका आंसर जो भी दिया गया होगा ऊंचाई में वही आंसर हो जाएगा। 10 मीटर दिया है तो 10 हो जाएगा, यानी कि उसमें 10 45 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, और 1 में किसी भी संख्या से गुणा करोगे बात तो वही आ जाएगी। सही है, यस। चलो अगला कह रहा है कि यदि एक उदग्र खंभे की ऊंचाई तथा उसकी भूमि पर छाया की लंबाई समान है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या है। देखो भाई जब समान होगा इसका मतलब क्या है, थीटा का मान कितना होगा 45 डिग्री होगा। सही है, तो ये चीजें आपको समझ करके रखनी होंगी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन देखना बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। ये देखो हाइट एंड डिस्टेंस है, ये तो आसानी से बन जाएगा, कई बार बताएं। कह रहा है कि दो खंभे, एक 13 मीटर एक 7 मीटर, तो लो बना लो। और देखो इसी से मैं बता देता हूं आपको चित्र से ही। एक दो खंभा है, एक आपका 13 मीटर मान लो और एक इसका आपका 7 मीटर है। सही है, अब ये नीचे भूमि से जो है इसकी दूरी जो है ना दोनों पादों के बीच की दूरी देखो 8 मीटर दिया गया होगा। 8 मीटर है तो 8 मीटर इसको कर लो। ठीक है, ये आपका कितनी है 7 मीटर ये है और 13 ये है, टोटल ये कितनी है 13 है। तो यहां से मैं यदि इसको मिला दूं तो 7 अगर ये है तो ये भी 7 हो जाएगा
और ऊपर वाला कितना हो जाएगा 6, तभी ना 7 6 13 होगा टोटल दूरी। या यस, जब दूरी दोनों बराबर होगा तो कह रहा है इसका दूरी बता दो, यानी कि इससे लेके इसका, यानी कि यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी बता दो। तो जब ये 8 है तो खंबा जब ऐसे सीधा खड़ा हुआ है तो जितना इसके बीच की दूरी होगी, मान लो कि यहाँ पे खंबा ऐसे खड़ा है तो जितना दूरी यहाँ होगी उतना ही दूरी तो यहाँ होगी ना। यस, तो यहाँ यदि 8 है तो यहाँ भी 8 हो जाएगी, सीधी सी बात है। तो यहाँ 8 और यहाँ भी 8 हो जाएगी। तो जब यहाँ पे देखो ये लंब हो गया, आधार हो गया, कर्ण बात करनी है तो लंब आधार पता है तो कर्ण निकाल सकते हो, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो लंब स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 6 के 36, 8 8 64, कितना हो जाएगा 36 और प्लस हो जाएगा 64, जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 100 और 100 को बाहर करोगे हो जाएगा आंसर 10। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त 10, और 10 कहाँ पे है ऑप्शन नंबर ए में है। अगला कह रहा है कि यदि जीवा ए बी वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है तो ए और बी बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच का कोण क्या होगा। इसे ध्यान से थोड़ा सा समझ लेना, मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करके ऊपर कर देता हूं और इसको समझा देता हूं भाई मेरे कैसे बनेगा। चलो देखो, एक मान लो ये आपका वृत्त है, ठीक है, और ये आपका केंद्र है। कह रहा है इसकी ये जीवा, यदि ये जीवा पे जो है ना इस तरीके से, यदि इसकी जीवा है तो केंद्र पे जो है ना ये 60 डिग्री, अरे यार ये आपका वृत्त मान लो, ये आपकी जीवा हो गई, ठीक है, केंद्र पे ये 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। कितने डिग्री का 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। तो कह रहा है इससे यहां से खींची गई स्पर्श रेखा जो यहां पे कोण बनेगा वो कितना होगा। तो सबसे पहले ध्यान दो, यहां पे जब इस तरीके से ये बन जा रहा है तो देखोगे यहां पे 90 डिग्री बनेगा, ये भी 90 डिग्री बनेगा, और ये 1 2 3 4 इसमें कोण दिख रहा है। 4 कोण दिखने का अर्थ क्या होता है मेरे दोस्त, 4 कोण देखने का अर्थ होता है भाई साहब ये समचतुर्भुज होता है। मैं समचतुर्भुज बोला मतलब ये चतुर्भुज होता है। अब जब चतुर्भुज है, चतुर्भुज के चारों कोणों का अंतर कोण का फल कितना होता है 360 डिग्री होता है। तो यानी कि देखो ये आपका 60 है और 2 ये 90 90 हो गया, तो 90 प्लस 90, और हम लोग को ये निकालना तो x मान लो, तो ये हो गया आपका प्लस का x बराबर कितना हो जाएगा 360। सही है, तो देखो 9 दूनी कितना 18, 180 और 180 में 60 को जोड़ देंगे, यही करेंगे ना। 18 9 दूनी 18, 180, 180 में हम लोग कितना जोड़ देंगे 60 देंगे, कितना होगा 240, और 240 प्लस x बराबर कितना हो जाएगा 360। तो x बराबर कितना हो जाएगा 360 माइनस का 240, तो आंसर कितना हो जाएगा, 0 गया तो 0, ये 2 और ये 120, आंसर क्या हो जाएगा 120। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई डी नंबर हो जाएगा। बताओ यहां तक समझ में आया? यस। तो यहां तक समझ में जब आया है तो हम बढ़ते हैं आगे और अगले क्वेश्चन को समझते हैं। देखो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है कि किसी वृत्त के केंद्र से किसी जीवा पर डाला गया लंब उस जीवा को क्या करता है, तो समद्विभाजित करता है, यानी कि 2 बराबर भागों में बांटता है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समीकरण इतना में b का मान क्या होगा। देखो यहाँ पे b क्या है, जो y का गुणांक होना चाहिए, तो y किससे गुणा किया गया, तो -1/5 से गुणा किया गया है। यदि -1/5 से y से गुणा करेंगे तो फिर हमारा वैल्यू यही आ जाएगा, यानी कि -1/5 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसमें कह रहा है कि x बराबर अगर 3y है तो c का वैल्यू क्या है। तो देखो x का ये वाला मान कितना हो, इसमें a का मान निकल जाएगा, इसमें b का मान निकल जाएगा, इसमें c का मान नहीं दिया तो c का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, सीधी सी बात है। अगला द्विघात समीकरण इतने के मूलों की प्रकृति क्या होगा। देखो मूल की प्रकृति याद करने के लिए डी निकालना, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। बी का मतलब 4 चौका 16 माइनस 4 गुणे ए का वैल्यू कितना है 4 और गुणे 1 या 1, तो 4 चौका 16 फिर से 1, यानी कि 16 माइनस 16 बराबर कितना हो जाएगा 0, और 0 बराबर क्या होता है मूल वास्तविक और बराबर होते हैं, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा। कह रहा है समीकरण इतना मूलों का योग तथा मूलों का गुणनफल का अनुपात ज्ञात कर दो। देखो मेरे भाई सबसे पहले तो मूलों का योगफल ज्ञात कर लो। मूलों का योगफल का मतलब क्या होता है दूसरा पद बटा पहला पद, यानी कि मूलों का योगफल कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो क्या निकल जाएगा 12/7 निकल जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा यहाँ से क्या निकल जाएगा c/18/7 निकल जाएगा, 18/7 निकल जाएगा। इसका अनुपात कर दो, यानी कि 12/7 गुणे क्या हो जाएगा, अब ये भाग में करोगे गुणा बदल जाएगा तो ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर कर दोगे, 7/18, 7 से 7 कट जाएगा। इसको देखो करोगे 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 3 3 का 9, 2 3 6, यानी कि 2/3, यानी कि 2:3, और 2:3 किधर दिया गया ऑप्शन नंबर बी नंबर, डी नंबर दिया गया, तो डी नंबर आपका सही जवाब हो गया। सही है। अगला कह रहा कि यदि समीकरण 3x² माइनस का 10x + 3 = 0 का मूल 1/3 हो तो दूसरा मूल क्या होगा।
अब देखो मेरे भाई एक मूल दे दिया, यानी कि अल्फा बराबर दे दिया है 1/3, तो कह रहा बीटा क्या होगा। अब देखो हम जानते हैं कि 1 अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, तो -b का मतलब क्या होगा -10/3, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि 10 हो जाएगा 3, ठीक है। और अल्फा का मान दे दिया है 1/3, प्लस हो जाएगा यहाँ पे बीटा बराबर 10/3, यही हो जाएगा। तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा 10/3 माइनस 1/3, घटाएंगे तो क्या होगा 3, और 10 में से 1 गया 9, और 3 तरीका हो जाएगा 9, यानी कि 3 आंसर आएगा, सीधी सी बात है ऑप्शन नंबर डी में। सही है यहां तक? यस सर 45-46 बहुत बढ़िया सर, डी नंबर अच्छी बात है। कह रहा है कि तीन असंरेख बिंदुओं से होकर कितनी वृत्त खींची जा सकती है। अब देखो मान लो कि एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, तो इससे खो करके कितने वृत्त खींच सकते हो? सिर्फ एक बिंदु। तो एक बिंदु जब एक वृत्त खींचोगे यानी कि एक हो जाएगा आंसर। अगला, त्रिभुज के शीर्ष से गुजरते हुए कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं? भाई मेरे त्रिभुज इस तरीके से है और इसे तुम वृत्त खींचोगे तो कितने वृत्त खींच सकते हो? सिर्फ एक ही वृत्त खींचोगे ना, तो आपका आंसर हो जाएगा सर एक वृत्त। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाती है, तो उस जीवा की लंबाई जो होगी वो कितनी निकल करके आएंगी? बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन है। देखो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली वृत्त की एक जीवा पर, वृत्त के केंद्र पर क्या बनाती है? वो समकोण त्रिभुज बनाती है, ठीक है, इस तरीके से है। और ये वृत्त के जीवा पर यहाँ पे क्या करती है? वो इस तरीके से समकोण त्रिभुज इस तरीके से बनाती है, यहाँ पे केंद्र पे समकोण त्रिभुज बनाती है। सही है। कह रहा कि 10 सेंटीमीटर, तो जब ये जीवा 10 सेंटीमीटर यहाँ है तो ये भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो लंब और आधार पता चल गया, तो कर्ण निकाल लेनी है। तो सीधी सी बात क्या, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर अंडर रूट में, तो क्या हो जाएगा 10 दहां 100 और 10 दहां 100, कितना हो जाएगा 200, और अंडर रूट 200 को बाहर कर दो क्या हो जाएगा, 200 को बाहर कर दो क्या होगा 10√2 हो जाएगा, 100 दूनी 200। ऑप्शन क्या हो जाएगा अभी मेरे? सी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। सही है। चलो अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन जान लेते हैं, और आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि एक मेरे पड़ोसी में थोड़ी सी देर हो गई है यार, तो मुझे वहाँ जाना पड़ेगा। और यह क्लास मैंने 11 बजे से रखी हुई थी, तो 11 बजे से हुआ होता तो 5 से खत्म हो गया होता, इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए मैंने आपके लिए अनाउंसमेंट कर दी कि आपके सुबह 6 बजे आपकी क्लास लेकर के आया जाएगा, जिसमें सारे सब्जेक्ट का 5-5 क्वेश्चन रहेगा। सुबह 6 बजे आपको आकर के सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ लेनी है। हो सकता है कल क्लास आने में थोड़ी सी नहीं मिल सकती, मतलब कल से तो नहीं, लेकिन इसके नेक्स्ट डे से मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कंटिन्यू हो जाएगी। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी जो 6-7-8 बजे क्लास है उसमें आप कंटिन्यू बने रहो, और देखो इस बार कितनी तगड़ी रिजल्ट आप लोग लेके आते हो, कहीं समस्या और कहीं दिक्कत होने वाली नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 में x का मान क्या होंगे? तो x का मान क्या होगा भाई साहब मेरे को? तो ये फॉर्मूला होता है -b + अंडर रूट b² माइनस का 4ac बटा होता है 2a। तो यहाँ पे देखो कौन सा ऑप्शन है, -b + b² 4ac बटा 2a, यानी ऑप्शन नंबर सी। सही है मेरे दोस्त। तो बस आज के लिए प्लीज़ माफ़ी चाहते हैं, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वाली क्लास में। अभी तक ब्रश भी नहीं किए हुए हैं, ठीक है मेरे दोस्त, नाश्ता वास्ता कुछ नहीं हुई है। मैंने बस ठाना था कि यदि मेरे पास समस्या आ रहा है, क्योंकि एक समस्या आ रही थी फिर दूसरा आ जा रहा था तुरंत, मतलब मैं क्या कहूँ, मैं 11 बजे बताया कि देखो 11:30 बजे क्लास होगी, फिर 11:30 बजे देखा कि नहीं समय पॉसिबल नहीं, एक नया समस्या आ गया, फिर मैं उसको झेला, तब 12 बज गया, फिर मैंने देखा तो 12:45 बजे क्लास मैंने लेके आया है ना। तो कोई नहीं मेरे दोस्त, ऐसी समस्या अगर आपके पास भी आती है उसे झेलने की कोशिश करो, बाकी हम आपके साथ हैं। समस्याएं दिक्कत जो होती है उसे हम लोग झेल के ख़त्म करेंगे और एक नई राह चुनेंगे, क्योंकि जितनी बड़ी समस्या होगी ना, सफलता उतनी ही तगड़ी होती है, उतनी ही शानदार होती है। लवी साथियों, टेक केयर, बाय, मिलते हैं अगले वाली क्लास में बहुत ही खूबसूरत तरीके से, बहुत ही